Morning plus one class. Our today's topic is laws of chemical combination, and there are five laws of chemical combination. So let's start with the first law, and its name is law of conservation of mass. ठीक है, जो आप 9th क्लास में पढ़ा हुआ है. ठीक है, दिस लॉ वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट एंटोनी लेवोइजियर इन 1789. ठीक है, तो ये क्या कहता है ये लॉ, डिस्कस कर लेते हैं. देखो, जैसे कि नेम से सजेस्ट हमें इंडिकेशन हो रही है कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि ये लॉ हमें क्या बताएगा सिंपली कि मास क्या रहेगा, कंजर्व ही रहने वाला है. ठीक है, तो एंटोनी ने ये ऑब्जर्व किया कि व्हेनेवर वी डू एनी केमिकल रिएक्शन देयर, इफ देयर इज एनी फिजिकल चेंज इवन, ठीक है, तो जो मास रहेगा ना वो कंजर्व रहेगा. जितना मास रिएक्टेंट्स का हम लेके चलेंगे उतना ही अल्टीमेटली एंड में किसका मास मिलेगा, हमें प्रोडक्ट्स का मास मिलेगा. ठीक है, यानी कि द मास बिफोर एक्शन इज इक्वल टू द मास आफ्टर रिएक्शन. ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल लॉ था और इसको स्टेट किया गया इस तरह से. इट स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बाय एनी केमिकल रिएक्शन और फिजिकल चेंज. ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इज सेम एज द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स. ठीक है, अब ना इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया साइंटिस्ट लैंडोल्ट के थ्रू. ठीक है, उसने क्या किया, उसने दो अलग अलग ट्यूब्स ली और इनको नाम दिया लैंडोल्ट ट्यूब्स. ठीक है, पहले ये अलग अलग थी, डिटैच थी यहाँ से. उसने क्या किया, इन दोनों ट्यूब्स में एक में ले लिया NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, एक में ले लिया सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है, और इनको बाद में दोनों को अटैच कर दिया. ठीक है, यहाँ से फिर उसने क्या किया, इन दोनों को ना अटैच करने के बाद इसने इनकी वेइंग की. ठीक है, इसने इनका वेट लिया, मास चेक किया. ठीक है, फिर क्या किया, इसने इन दोनों ट्यूब्स को ना ऐसे शेक किया. शेक करने का मेन पर्पस क्या था, ताकि ये दोनों जो सॉल्यूशंस हैं आपस में क्या हो जाए, मिक्स हो जाए. ठीक है, तो जब शेक किया गया ना इन दोनों सॉल्यूशंस को, डेफिनेटली सिल्वर नाइट्रेट और दोनों ये आपस में रिएक्ट करते हैं, तो इन दोनों ने रिएक्शन किया और इन दोनों ने रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट्स बनाए. ठीक है, यानी कि आप शेक करने के बाद इन दोनों ट्यूब्स में देयर इज नाइदर सिल्वर नाइट्रेट नॉर NaCl. हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है AgCl और NaNO3. ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट्स मिल गए. अब हमारे पास ये नहीं रहा. अब उसने शेकिंग करी, ठीक है, ये उसको मिल गए. फिर उसने दोबारा से इनकी वेइंग की, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, जो जितना मास पहले आया था उतना ही मास अभी भी आया है. हालांकि वहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट नहीं है, वहाँ पे NaCl नहीं है. तो मान लेते हैं अगर पहले का मास x था, तो यानी कि रिएक्टेंट्स का मास टोटल मिला के x हुआ था, तो प्रोडक्ट्स का मास मिला के भी कितना ही आया, x ही आया. दिस इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, इस तरह से इसको वेरीफाई कर लिया गया. क्लियर. अच्छा, देयर आर ना मैनी रिएक्शंस, उनको हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस, जिनमें अटैक किस पे होता है, न्यूक्लियस पे अटैक होता है. तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, किसी भी एटम का मास होता है. ठीक है, तो एक्चुअली न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है, जब न्यूक्लियस पे अटैक होता है तो सर्टेन अमाउंट ऑफ मास फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एटम इन ए पर्टिकुलर सब्सटेंस दैट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एनर्जी. कुछ मास वहाँ से निकल जाता है, किस में चेंज हो जाता है, एनर्जी में चेंज हो जाता है. तो तब तो ये लॉ क्या हो गया, फेल्ड हो गया ना. तो इसको मॉडिफाई किया गया, इस लॉ को क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया. तो अब कहा गया मॉडिफिकेशन में इस लॉ क्या है कि टोटल सम ऑफ मास एंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, यानी कि अगर कुछ मास जो है वो कम भी हो गया है तो वो किस में चेंज हो चुका है, वो एनर्जी में चेंज हो चुका है. लेकिन अगेन अगर हम मास और एनर्जी का जो टोटल सम देखें, दैट विल रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ये बन जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी. दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंजेस इनटू, इट इज इंटरकन्वर्टिबल इनटू एनर्जी. ठीक है, तो ये था मॉडिफिकेशन ऑफ दिस लॉ. लेकिन अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो जो पीछे हमने किया आपने वही लिखना है. ठीक है, अभी इसी लॉ के रिलेटेड हमारे पास एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, व्हाट मास ऑफ NaCl इज डिकम्पोज्ड बाय 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इफ 6 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट. ठीक है, या बोलेंगे सोडियम बाइसल्फेट एंड 1.825 ग्राम ऑफ HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द सेम रिएक्शन. देखो यहाँ पे हमें क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है कि NaCl का कितना मास जो है H2SO4 के थ्रू डिकम्पोज किया गया.
कितने H2SO4 लिया हमने 4.9, और उसी रिएक्शन में हमें 6 ग्राम का सोडियम बाइसल्फेट मिला है और 1.82 ग्राम का HCl मिला है। यानी कि डेफिनेटली सल्फ्यूरिक एसिड और NaCl ने मिलकर आपस में क्या किया होगा, आपस में किया होगा रिएक्शन, ठीक है, तब जाके हमें मिला एन सोडियम बाइसल्फेट एंड HCl। तो हमारे पास ये बना ना रिएक्शन NaCl प्लस H2SO4 गिविंग NaHSO4 प्लस HCl। तो कितना लिया सल्फ्यूरिक हमने, इसका कितना अमाउंट है 4.9 ग्राम है, ठीक है। इसका अमाउंट कितना है एन 6 ग्राम, दिस इज 6 ग्राम, और HCl का अमाउंट कितना है 1.825 ग्राम। यानी कि आपको व्हाट मास ऑफ NaCl आपको निकालना है, मास ऑफ NaCl, ठीक है। तो X निकालना आपको, आपके पास अब हम यूज़ कर पाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। अगर हम क्या कैसे निकालेंगे, इसमें इन दोनों के मास को प्लस कर देते हैं, ठीक है, इन दोनों को भी प्लस कर दो, x प्लस दिस कर दो, और 4.9 को कहाँ ले जाओ, माइनस कर दो इनमें से, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की, ठीक है। तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, वही लॉ लगा रहे हैं ना, x प्लस 4.9 ग्राम इज इक्वल टू 6 ग्राम प्लस 1.825 ग्राम, यही होगा ना अकॉर्डिंग टू, ठीक है। तो x कितना आ सकता है आपका, x अगर आपका देखो 6 पॉइंट, पहले इसको प्लस कर लेते हैं, 4.9 ग्राम इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 7.825 ग्राम, x आ जाएगा आपका 7.825 माइनस 4.9, ठीक है, ग्राम, दिस इज इक्वल टू 2.925 ग्राम। ये सॉल्व करने के बाद आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका, दिस इज द वेट ऑफ NaCl दैट इज डिकम्पोज्ड बाय द H2SO4, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड हमारे पास जो सेकंड लॉ है उसका नाम है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, और इसको हम कह सकते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी इसको कह सकते हैं। एंड दिस लॉ वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट जोसेफ प्राउस्ट इन 1799, ठीक है, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था इसको 1799 में। अच्छा, ये लॉ क्या कहता है, देखो नाम से फिर से, डेफिनेट प्रपोर्शन, कांस्टेंट कंपोजिशन, ठीक है। अच्छा, अब सिंपल ना हम कंपाउंड्स के बारे में या सब्सटेंस के बारे में हम कहते हैं, जब भी हम डिस्कस करते हैं ना, हम कहते हैं जब भी कोई केमिकल सब्सटेंस बनता है तो उसमें जो भी एलिमेंट्स जिस रेशियो में पड़ेंगे वो हमेशा उसी रेशियो में रहेंगे, वो रेशियो कभी भी क्या होगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। एंड दिस इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, ठीक है, ये भी आप 9th में पढ़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ प्योर सब्सटेंस और प्योर केमिकल कंपाउंड always consist of the same elements combined together in a fixed proportion by weight, या बोलेंगे मास, बड़ा सिंपल है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिया मैंने ना, ऐसे कहते हैं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाया, इन्होंने बनाया CO2, तो व्हेन एंड CO2 में रेशियो बाय मास क्या रहेगी, कार्बन का होता है 12, O1 का होता है 16, लेकिन कितने हैं यहाँ पे, 2 हैं तो हो जाएगा 32, और लेकिन सिंपलेस्ट कितनी आ जाएगी 3:8। तो जब कभी भी हमें CO2 ऑब्टेन होगी, रेशो बाय मास क्या रहेगी 3:8 ही रहेगी, वो रेशो चेंज नहीं होगी जहाँ से भी आप ऑब्टेन करोगे कार्बन डाइऑक्साइड। सेम वे में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, रेशो क्या है बाय मास 2:, कितनी आएगी, एक है ना, 2:16, या बोलेंगे 1:8। Whenever we get water, the ratio by mass of H and O will remain 1:8। जहाँ मर्जी से आप पानी को ऑब्टेन कर लो, वाटर को ऑब्टेन कर लो, ये रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगी किसी भी हालत में, ठीक है। तो यही लॉ था, बड़ा सिंपल, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। Whenever we get any chemical compound, it is always consists of the same elements combined together in a fixed proportion by mass, ठीक है। तो ये था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है हमारे पास ना। क्या लिमिटेशंस हैं, जैसे मैंने बोला ना CO2 है ना, CO2 की मैंने रेशियो क्या बताइए आपको
मैंने कहा 12:32 और सिंपलेस्ट क्या बन गई इसकी 3:8। लेकिन ना कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके ना क्या एग्जिस्ट करते हैं, उनके एग्जिस्ट करते हैं आइसोटॉप्स। ठीक है, तो आइसोटॉप्स मासेस क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। अगर मेरे पास CO2 सिंपलेस्ट जिसमें कार्बन 12, नॉर्मली हम करते हैं यूज कार्बन 12, लेकिन हमारे पास इसका एक आइसोटॉप और भी होता है, कार्बन 14। अगर कार्बन 14 ले लें हम यहाँ पे, ठीक है, इस CO2 में अगर मैं क्या ले लूँ कार्बन 14, तो रेशो डिफरेंट नहीं हो जाएगी, इट विल बिकम 14:32। ठीक है, और सिंपलेस्ट अगर आप निकालना चाहो 2 7 जा, और ये कितनी आएगी 7:16। रेशो क्या होगी, बाय मास चेंज होगी ना। तो इस जगह आके ये रो थोड़ा सा क्या हो गया, फेल हो गया। जब एलिमेंट्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आइसोटॉप की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तब अगर उनके डिफरेंट आइसोटॉप्स को आप यूज़ करोगे तो उस केस में आपकी रेशो सेम नहीं रहने वाली है। ठीक है, अब सेकेंड लिमिटेशन क्या थी हमारे पास, सम टाइम एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेम रेशियो में गिव राइज टू डिफरेंट कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे देखते हैं हम बड़ा सिंपलेक्स एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने ना 3 एलिमेंट्स लिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखते हैं मेरे पास 2 अलग अलग कंपाउंड्स हैं। एक मेरे पास है C2H5OH, इट इज़ इथेनॉल, और एक मेरे पास कंपाउंड है CH3OCH3। देखो इसमें ना ये इथेनॉल है और ये ईथर है, दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन अगर हम इनकी रेशो बाय एटम्स या बाय मास या बाय एटम ही निकालें तो वो सेम आएगी। देखो कितने कार्बन है यहाँ पे, CHO कितने हैं, C2H कितने हैं 6, O कितने हैं 1। ठीक है, तो इसमें निकालो आप C2H अगेन 6, O कितने हैं 1। तो अगर बाय एटम इनकी रेशो सेम आ रही है तो बाय मास रेशो भी क्या आएगी, सेम ही आएगी ना। तो 2 अलग अलग कंपाउंड्स की मास रेशो सेम आ रही है, लेकिन वो कंपाउंड्स कैसे बना रहे हैं, डिफरेंट बना रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज अगेन द लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स जिनकी मास बाय रेशो सेम है, लेकिन वो कंपाउंड्स क्या बना रहे हैं, डिफरेंट बना रहे हैं। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं आइसोटॉप की फॉर्म में, तो अगर हम उनका डिफरेंट आइसोटॉप ले लेते हैं तो उस केस में भी ये लॉ क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। दिस इज अबाउट द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आज हमने 2 लॉज पढ़े, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन।